हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था विकास की अवस्थाओं के बारे में। हर लोग के द्वारा विभाजित अवस्थाओं को हमने सीक्वेंस वाइज समझा था। सबसे पहले हमने समझा था गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था, उसके बाद नंबर 2 पे शेषावस्था, फिर बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद वय संधि अवस्था, पूर्व किशोरावस्था और फिर उत्तर किशोरावस्था, और अंत में समझा था दोस्तों प्रौढ़ावस्था को। इस प्रकार हर लोग ने सारी अवस्थाओं के माध्यम से कैसे कैसे बालक संपूर्ण विकास को प्राप्त करता है, परिपक्वता की ओर जाता है, इन सारी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की और हमने हर एक चीज को डिटेल से समझा। दोस्तों, अब हम इन अवस्थाओं को लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा कुछ उपनाम दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये उपनाम उन अवस्थाओं में पाई जाने वाली विशेषताओं के आधार पर, उन अवस्थाओं में कुछ विशेषताएं जो बालक में प्रतीत होती हैं उसके आधार पर दिए गए हैं। ये उपनाम कई सारे हैं जो कुछ निश्चित मनोवैज्ञानिक के साथ जुड़े होते हैं और कुछ सीधे प्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक के साथ नहीं जुड़े होते हैं लेकिन कॉमन होते हैं। तो एक बार समझते हैं कि तीनों अवस्थाएं जो हैं विकास की, इन अवस्थाओं के उपनाम कौन कौन से हैं। तो एक बार देखते हैं। यहां पे पहला है हमारा शेषावस्था, इन्फेंसी। शेषावस्था 0 से लेके 6 वर्ष, जन्म से लेके 6 वर्ष का काल है। बाल्यावस्था 6 से लेके 12, किशोरावस्था 12 से लेके 18। यहां पे हमने अवस्थाओं का जो काल माना है वो सामान्य वर्गीकरण को माना है जो सर्वमान्य मतानुसार है। तो जन्म से लेकर जो 5-6 वर्ष की अवस्था है वो शेषावस्था है। शेषावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा जानते हैं और एक बार समझते हैं। देखिए दोस्तों, शेषावस्था का पहला उपनाम है आदर्श काल। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। आदर्श काल क्यों कहा वो थोड़ा सा जानिए आप। आदर्श काल कहने के पीछे क्या है दोस्तों? क्योंकि शेषावस्था में बालक में समस्त प्रवृत्तियां बनती हैं। शेषावस्था में बालक में प्रारंभिक काम करने के तरीके, आदतें, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इन सारी चीजों का निर्माण होता है। ये सारी प्रवृत्तियां बालक में विकसित होती हैं। क्योंकि ये जो प्रवृत्तियां अभी शेषावस्था में विकसित हो गई, इन्हीं प्रवृत्तियों के साथ पूरे जीवन भर बालक का व्यवहार आगे चलना है। इसीलिए शेषावस्था क्या है? आदर्श काल है कि यहाँ पे जो आदर्श बन गया है, जो प्रवृत्तियां बन गई हैं, वो पूरे जीवन भर के व्यवहार को गाइड करने वाली हैं। किसने कहा दोस्तों? तो आदर्श काल कहा वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन क्या कहते हैं शेषावस्था के बारे में? कि शेषावस्था जीवन का आदर्श काल है। एक और उपनाम है शेषावस्था का आधारशिला। आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन, किसने कहा दोस्तों? फ्राइड ने कहा। फ्राइड क्यों कहते हैं आधारशिला वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि शेषावस्था जो है वो जन्म के बाद पहली अवस्था होती है। इस पहली अवस्था में बालक का शारीरिक विकास तेजी के साथ होता है, मानसिक विकास तेजी के साथ होता है, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी तेजी के साथ में होता है। और इस पहली अवस्था में, इस शेषावस्था में, जन्म के बाद की पहली अवस्था में बालक में जो चीजें बन जाती हैं, उसके बाद अगली अवस्थाओं में उससे आगे की चीजों का विकास होता है। तो बालक के विकास में जो प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, उसका शारीरिक संरचना है, दृढ़ताएं हैं, परिपक्वताएं हैं, स्वस्थता, अस्वस्थता, मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक शक्तियां, ये सारी की सारी चीजें जो शेषावस्था में बन जाती हैं, इन्हीं के ऊपर आगे 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 विभिन्न कुशलताएं, क्षमताएं, आदतें, अभिवृत्तियां और व्यवहारों का निर्माण होता है। तो शेषावस्था में जो चीजें हैं वो क्या है? फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करती है, नींव के पत्थर की तरह काम करती हैं। इसीलिए फ्राइड ने कहा कि शेषावस्था संपूर्ण जीवन काल की आधारशिला कहलाती है। अगला है दोस्तों तीव्र विकास की अवस्था। कौन कहते हैं? वाटसन कहते हैं कि तीव्र विकास की अवस्था है। किस संदर्भ में तीव्र विकास? तीव्र विकास सबसे ज्यादा शारीरिक विकास के संदर्भ में, मानसिक विकास के संदर्भ में, इन दोनों विकासों का बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट होता है। कौन सी अवस्था में? शेषावस्था में। तो तीव्र विकास की अवस्था किसने कहा? वाटसन ने कहा। अगला कथन है शेषावस्था के लिए महत्वपूर्ण काल, इंपोर्टेंट पीरियड। महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? पीछे हमने विकास के सिद्धांतों को पढ़ा था, तो वहां भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि शेषावस्था बहुत महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इसी
अवस्था में जो चीजें बालक में बनती हैं उसके साथ आगे की सारी चीजें निर्भर करती हैं, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण काल होता है दोस्तों। तो ये कुछ 4-5 नाम हैं जो शेषावस्था के उपनाम कहे जाते हैं, या इन नामों से भी शेषावस्था को पूछा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगली अवस्था है हमारी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। चाइल्डहुड को कहा जाता है गेम एज। पीछे हमने पढ़ा था कि बालक यहां पर उत्तर बाल्यावस्था में खेलों में रुचि लेता है और पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों में रुचि लेता है। उत्तर बाल्यावस्था में खेलों में रुचि लेता है, इसीलिए यह अवस्था कहलाती है खेलों की आयु या फिर गेम एज। तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खेलों की आयु कहा जाता है या फिर एज ऑफ गेम्स कहा जाता है। यह कहा किसने है? स्ट्रेंग ने कहा है। स्ट्रेंग ने आगे कहा है, हम पढ़ेंगे कि 10 वर्ष की अवस्था तक बालक लगभग सारे खेलों को खेल चुका होता है, या ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक उत्तर बाल्यावस्था में नहीं खेलता हो। इसीलिए खेलों की आयु, खेलों का काल किसने कहा? स्ट्रेंग ने। किसको कहा? बाल्यावस्था को कहा फ्रेंड्स। अगला स्टेटमेंट है निर्माणकारी काल। किसने कहा? फ्राइड ने कहा। फ्राइड क्या कहते हैं कि जो आधारशिला शेषावस्था में रखी थी, उस आधारशिला पे अब आगे निर्माण होना है। किसका निर्माण होना है? शारीरिक विकास का निर्माण होना है, परिपक्वता का निर्माण होना है, विभिन्न संप्रतियों का निर्माण होना है, आंतरिक और बाहरी शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों, इन सब का निर्माण होना है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसलिए यह अवस्था लगातार सीखने की अवस्था होती है, निर्माणकारी अवस्था होती है। किसके अनुसार दोस्तों? फ्राइड के अनुसार। अगला स्टेटमेंट है कोल और ब्रुश का। कोल और ब्रुश क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था अनोखा काल है, नया जीवन है। अनोखा काल कैसे दोस्तों? अनोखा काल इसीलिए कहा है कि बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास तेजी के साथ में होता है, और मानसिक विकास हो जाने के कारण उसको इस दुनिया में, संसार में, अपने परिवेश में, वातावरण में हर चीज अनोखी सी प्रतीत होती है। जैसे एक बालक पहली बार अगर किसी स्कूल में आता है, पहली बार, तो ये स्कूल, वहां की संरचना, वहां का एटमॉस्फेयर उसको बड़ा अनोखा लगता है। अच्छा, ये भी है क्या? एक बालक जीवन में पहली बार मेले में जाता है तो मेले का एटमॉस्फेयर, वहां की चीजें उसको बड़ी अनोखी सी लगती हैं। एक बालक जीवन में पहली बार सिनेमा हॉल में जाता है तो सब कुछ अनोखा लगता है। तो बाल्यावस्था वह अवस्था है जहां पर बालक हर नई चीजों से रूबरू होता है, इंट्रोडक्शन होता है उसका, इसलिए उसको अनोखा सा प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में इसे कहा जाता है अनोखा काल। और किसने कहा दोस्तों? कोल और ब्रुश ने कहा। अगला स्टेटमेंट है रोस का। रोस क्या कहते हैं बाल्यावस्था को? रोस कहते हैं यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। पीछे मैंने आपको समझाया था कि बालक जो है वो अपने आप को परिपक्व मानते हैं, वो मानते हैं कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। और क्योंकि वह इतना परिपक्व नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है जितना कोई प्रौढ़ या किशोर होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि उसमें जो परिपक्वता की भावनाएं हैं, परिपक्वता का आभास हो रहा है, वह वास्तविक नहीं है, वह मिथ्या है। कौन कहते हैं ऐसा? रोस कहते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी किसने कहा? रोस ने कहा। किसको कहा? बाल्यावस्था को कहा दोस्तों। आगे चलते हैं। किलपेट्रिक क्या कहते हैं? किलपेट्रिक कहते हैं बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। किसका काल है? सामाजिकरण का। और सामाजिकरण किस तरह से? प्रतिद्वंदात्मक। पीछे के क्लास में मैंने आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाया था, क्या सोशलाइजेशन होता है, तो वहां पर मैंने किशोर के संदर्भ में समझाया था। यहां पे आप समझ रहे हैं बालक के संदर्भ में। तो बालक में सामाजिकरण होता है, कैसा होता है? प्रतिद्वंदात्मक। देखो, द्वंद्व का मतलब होता है दो चीजों के बीच आपसी संघर्ष, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट या फिर द्वंद्व। तो किस किस के बीच द्वंद्व हो रहा है? यहां पर द्वंद्व हो रहा है दोस्तों बालक और उसके समाज के बीच। बालक और समाज के बीच कैसे? बालक की मान्यताएं, बालक की इच्छाएं, बालक की धारणाएं, बालक की रुचियां अलग, और समाज की मान्यताएं, समाज की धारणाएं, समाज की अपेक्षाएं, समाज की रुचियां अलग। तो इन दोनों के बीच द्वंद्व होता है। किस किस के बीच? समाज और बालक के बीच। और इस द्वंद्व के साथ धीरे धीरे द्वंद्व करते 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 बालक क्या करता है? सामाजिक परंपराओं को, धारणाओं को, नीति नियमों को, रिवाजों को मानना शुरू करता है, और इस प्रकार बालक में सामाजिकता का विकास होता है। तो यह सामाजिकता का विकास बालक में किस नेचर में होता है? द्वंद्वात्मक रूप से होता है। इसीलिए इसको कहा प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। किसने कहा दोस्तों? किलपेट्रिक ने कहा। आगे हैं गैंग एज।
पीछे हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था जो होती है, उत्तर बाल्यावस्था में आपने समझा था कि बाल्यावस्था जो होती है वहां पर बालक समूह निर्माण में रुचि लेने लगता है, समूह के साथ रहता है, खेलों में वह व्यस्त रहता है। तो यहां पर गैंग बनती है, समूह बनता है। समूह बनाने के कारण इस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, समूह निर्माण का काल भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। समूह निर्माण की आयु वो इसी का दूसरा नाम हो गया। अगला है वैचारिक क्रिया की अवस्था। कौन सी अवस्था? वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां बालक में कई सारे विचार बनने लगते हैं। और ये विचार कैसे होते हैं? ये विचार मूर्त वस्तुओं के साथ में होते हैं, मूर्त संपत्तियों के साथ में होते हैं और धीरे धीरे आगे चल के मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। लेकिन बालक में विचार बनने की आंतरिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हो जाता है, मानसिक विकास इतना विकसित हो जाता है कि स्वयं के विचार बनने लगते हैं। इसलिए इसको वैचारिक क्रिया का काल भी कहा जाता है। किसको? बाल्यावस्था को। बहुत ज्यादा नए नए जानने को लेकर, जिज्ञासाओं को लेकर विचार बालक में बनते हैं, इसलिए वैचारिक क्रिया का काल कौन सा हो गया फ्रेंड्स? बाल्यावस्था हो गया। आगे चलते हैं। अगली हमारी बाल विकास की अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 से लेके 18 वर्ष। किशोरावस्था को लेकर कई सारे उपनाम हैं, क्योंकि किशोरावस्था को लेकर काफी ज्यादा अध्ययन हुआ है। किशोरावस्था को लेकर काफी सारा कंटेंट मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, क्योंकि किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण काल होता है दोस्तों। यहां पर देखिए पहला कथन क्या है? घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का काल। कौन बोलते हैं? वैलेंटाइन बोलते हैं। किस अवस्था के लिए बोलते हैं? किशोरावस्था के लिए। एक बार समझते हैं घनिष्ठ का मतलब क्या, व्यक्तिगत का मतलब क्या। फ्रेंडशिप तो सब में होती है, हम प्रौढ़ों में भी होती हैं, बालकों में भी होती हैं और शेषों में भी होती हैं। लेकिन फ्रेंडशिप का फर्क होता है, अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार की मित्रता होती है। किशोरावस्था की जो मित्रता है वैलेंटाइन के शब्दों में कैसी होती है? वह घनिष्ठ होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। देखिए घनिष्ठ का मतलब क्या? ऐसी मित्रता कि कुछ भी हो जाए हर हाल में उसको निभाना है, दोस्ती के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े जाने को तैयार है। तो ऐसी मित्रता कौन सी? घनिष्ठ मित्रता। व्यक्तिगत का मतलब ऐसी मित्रता जो व्यक्ति के साथ, खुद के साथ सीमित है, दूसरों को नहीं पता उस मित्रता का, उसको कहा जाता है व्यक्तिगत मित्र। जब तो खुद तक सीमित होती है वो व्यक्तिगत मित्रता कहलाती है दोस्तों। एक और तरीका समझिए आप, एक और तरीके समझिए इस चीज को, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है यहां पर किशोर जो होते हैं, किशोरों में लैंगिक बदलाव होते हैं, किशोरों में लिबिडो हावी होता है, किशोर विपरीत लिंगों की प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर दोस्ती जो है वो विपरीत लिंगी के साथ ज्यादा होती है। किशोर की दोस्ती किशोरी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट कैसा होता है? घनिष्ठ होता है। बस एक बार प्रॉमिस कर लिया तो उसके लिए घर छोड़ना पड़े, मोहल्ला छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, जीना मरना तेरे साथ, इतनी घनिष्ठता। दूसरी व्यक्तिगत, किसी को नहीं पता किसका कौन फ्रेंड है। जीएफ और बीएफ जो होता है वो सेक्योर्ड होता है, व्यक्तिगत होता है। इसीलिए वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि किशोरावस्था की मित्रता कैसी होती है? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता होती है दोस्तों। एक और कथन कहते हैं वैलेंटाइन किशोरों के बारे में, क्या कहते हैं कि किशोर जो होते हैं वो दिवा स्वप्नों में रहते हैं, डे ड्रीमर होते हैं। देखिए दिवा स्वप्न का मतलब क्या, डे ड्रीम का मतलब क्या? दोस्तों दिवा स्वप्न का मतलब होता है खुली आंखों से सपने देखना, दिन में सपने देखना। तो दिन में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखने का मतलब क्या हो गया? किशोर इस अवस्था में बैठे बैठे कल्पना में कई सारी बातें सोचता है, मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो इस तरह के विचार जो किशोर में चलते रहते हैं उन्हें कहा जाता है दिवा स्वप्न या डे ड्रीम। देखो डे ड्रीम को लेकर दो तरह की चीजें होती हैं। एक डे ड्रीमिंग होती है विवेकानंद जी वाली, अब्दुल कलाम साहब वाली। कलाम साहब और विवेकानंद जी क्या कहते हैं ड्रीमिंग के बारे में? वो कहते हैं कि जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सपने देखने की आवश्यकता है। और कौन से सपने? सपने वह देखने की आवश्यकता है जो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखे जाते हैं। इसका मतलब जो आपने गोल बनाया है उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना होता है, स्ट्रांग होना होता है और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ उसके लिए काम करना पड़ता है। रिजल्ट्स का विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। इस विजुअलाइजेशन को कहा जाता है विवेकानंद और कलाम के शब्दों में डे ड्रीमिंग या सपने देखना। लेकिन ये कलाम और विवेकानंद जी वाला जो डे ड्रीमिंग है दोस्तों, ये लक्ष्य के साथ जुड़ा होता है, इसके साथ तथ्य होते हैं, इसके साथ
एक स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है लक्ष्य तक जाने की। लेकिन किशोर के साथ जो दिवा स्वप्न होते हैं ये लक्ष्य के साथ हो भी सकते हैं तो बिना लक्ष्य की भी हो सकते हैं। कपोल कल्पनाएं जैसी बात यहां पर होती हैं। यहां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्ट्रैटेजी हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती हैं। इस तरह की प्रवृत्ति कहां पाई जाती है? डे ड्रीमिंग की, दिवा स्वप्नों की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। कौन करते हैं दोस्त? वैलेंटाइन ऐसा कहते हैं। एक और स्टेटमेंट है वैलेंटाइन का, क्या है? कल्पना बाहुल्य का काल। यहां पर बहुत ज्यादा फैंटेसीज होती हैं, कल्पनाएं करता है किशोर। आप किसी भी किशोर को पूछिए बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, अगर वो आर्ट्स साइड से बिलोंग करता है तो आईएएस से नीचे बात नहीं करेगा। किशोर से पूछिए अगर वो साइंस बायो की तरफ से हैं तो बोलेगा डॉक्टर से नीचे बात नहीं करेगा, अगर वो मैथ्स से हैं तो इंजीनियर से नीचे बात नहीं करेगा। लेकिन जब आगे चल के उसको पता चलता है कि ये सब चीजें कितनी मुश्किल होती हैं तो फिर वो बोलता कोई बात नहीं यार, कैसे भी करके रीट में सिलेक्शन हो जाए, बस मजे आ गए। तो ये क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था में कल्पना बाहुल्य होता है, कल्पनाओं में किशोर खोया रहता है। अगली अवस्था है आपराधिक प्रवृत्तियों का समय। किसने कहा? ये भी वैलेंटाइन ने कहा। किसके लिए कहा? किशोरों के लिए कहा, क्योंकि यहां किशोर संवेगों का किशोर पर प्रभाव होता है, समूह के साथ वो रहता है, संगत उस पर प्रभावी होती हैं। तो संवेगों के प्रभाव के कारण शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मजबूती और पावर के स्ट्रेंथ के कारण यहां किशोर जो है आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर भी आकर्षित हो जाता है आसानी से, क्योंकि अभी इतनी सोच उसकी विकसित नहीं होती है, इतनी मानसिक परिपक्वता अभी उसमें नहीं आई है, लेकिन शारीरिक परिपक्वता आ गई है लगभग, संवेगात्मक भी उसमें प्रबलता है। इसके चलते आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर भी वो चला जाता है। और आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट होने का सबसे नाजुक समय कहा है वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को, क्योंकि इससे पहले की अवस्थाओं में तो वो सक्षम नहीं होता अपराध करने के, और इसके बाद की अवस्थाओं में उसको समझ में आ जाता है कि अपराध करने का परिणाम क्या होगा। लेकिन ये अवस्था है जहां पर वो सक्षम भी है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि परिणाम क्या होगा, इसलिए आसानी से आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर चला जाता है किशोर। ऐसा कौन कहते हैं दोस्त? वैलेंटाइन कहते हैं। आगे चलते हैं। स्टैनली हॉल क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल बाल विकास के जनक है। पीछे मैंने आपको बताया था स्टैनली हॉल ने एक बुक लिखी थी अडोलसेंस। उस अडोलसेंस पुस्तक में किशोर के बारे में बहुत कुछ लिखा है स्टैनली हॉल ने, और उसी बुक में स्टैनली हॉल क्या कहते हैं कि किशोर जो है उस किशोर में व्यवहार जो होता है, उसके संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तूफान व संघर्षों की अवस्था। तो तूफान और संघर्ष, किसमें तूफान किसमें संघर्ष? ये तूफान वो मौसमी तूफान नहीं है जो समुद्रों में आते हैं या फिर हवाएं आती हैं, आंधी तूफान, वो नहीं है। संघर्ष का मतलब यहां कोई जातीय संघर्ष या अंग्रेज और भारतीयों के बीच संघर्ष नहीं है। यहां पर संघर्ष और तूफान है फ्रेंड्स मानसिक, मेंटल, जो दिखाई नहीं देते हैं। एक किशोर सामने बैठा है आपके, आप उसके किसी भी व्यवहार को देखकर आसानी से पता लगा सकते हो कि इसमें संघर्ष और तूफान चल रहे हैं, लेकिन उसकी फिजिकल गतिविधियां आपको नहीं दिखाई देगी। वो सबका सब उसके इंटरनल होता है। किसके संबंध में होता है? संवेगों के संबंध में होता है। कैसे होता है? देखिए, तूफान से आसे यहां पर संवेगों की प्रबलता से हैं। तूफान जब आता है तो बहुत तेजी के साथ आता है, प्रचंडता के साथ आता है। जब तूफान आता है तो तूफान के सामने कोई भी चीज आती है वो सब तहस नहस होती चली जाती है। तूफान किसी को नहीं देखता कि सामने बच्चा है कि पुरुष है, महिला है कि पुरुष है, छोटा है कि बड़ा है, कोई कुछ नहीं देखता। जो भी सामने, सबको वो तहस नहस करता हुआ, विध्वंस करता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन एक विशेषता भी है तूफान की, क्या? कि वह लंबे समय जारी नहीं रहता, लंबे समय तक अपने प्रभाव को नहीं दिखाता। कुछ समय तक बहुत भयंकर प्रचंड होता है और कुछ समय बाद वापस है वो शांत भी हो जाता है। ऐसी प्रकृति किसकी होती है? तूफान की होती है, आंधी की होती है, झंझावतों की होती है। और स्टैनली हॉल ने संवेगों के संदर्भ में, संवेगों की प्रचंडता और प्रबलता के संदर्भ में इनसे किशोर की तुलना की है, क्योंकि किशोर के संवेग इतने प्रबल हो जाते हैं कभी कभी। अगर मान लो किशोर को गुस्सा आया तो इतना खतरनाक आ जाता है कि उस गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की स्थिति में वो आ जाता है। ये नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा, ये अच्छा है कि बुरा है, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे लिए भविष्य में इसका नुकसान होगा, फायदा होगा। इन सारी बातों को बिना सोचे समझे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यह उसका जो संवेग है कैसा हो गया? आंधी तूफान झंझावतों जैसा हो गया। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि यह लंबे समय नहीं चलता। किशोर में यह प्रभाव या यह व्यवहार
कुछ समय बाद वापस सामान्य हो जाता है और किशोर का गुस्सा या विध्वंसात्मक जो संवेग बने हैं वापस शांत भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस संदर्भ में स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो है वो तूफानों और संघर्षों की अवस्था है। संघर्ष का मतलब क्या, किससे संघर्ष, यहां संघर्ष है मानसिक संघर्ष, मेंटल स्ट्रगल। कैसे, जैसे भी मैंने कहा कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा है बालक को, ये संघर्ष, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो जब बालक को बहुत तेज गुस्सा आता है तो उसमें संघर्ष चलता है, किस किस के बीच, अपने संवेग और मेंटल पोर्शन के बीच। उसकी मानसिक प्रक्रियाएं, उसका जो मेंटल पोर्शन है वो स्ट्रगल करता है अपने क्रोध के साथ। अगर क्रोध पर उसका मेंटल पोर्शन, उसकी सोच समझ समायोजन और व्यक्तित्व या अंदर की जो क्षमताएं हैं वो उस पर कंट्रोल कर लेती तो स्थितियां सामान्य हो जाती हैं, और कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो स्थितियां नकारात्मक भी हो जाती है दोस्तों। तो मस्तिष्क में संघर्ष चलता है, स्ट्रगल चलता है, किस किस के बीच, बालक में बन रहे संवेगों के बीच तथा मस्तिष्क में जो अन्य शक्तियां हैं, अन्य पावर्स हैं, उन दोनों के बीच। इसीलिए क्या कहा, संघर्ष की अवस्था कहा दोस्तों। किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। कौन सी अवस्था को लेकर, किशोरावस्था को लेकर। आगे चलते हैं, रोज क्या कहते हैं, समाज सेवा के आदर्श का काल। समाज सेवा के आदर्श का काल, देखिए दोस्तों यहां आदर्श क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां सामाजिकता बनने लगती है। किशोर में नैतिकता का विकास प्रारंभ होकर काफी हद तक बन जाता है। किशोर जो है अपने आप को एक आदर्श के रूप में समाज में स्थापित करना चाहता है, इसीलिए वह इस तरह के व्यवहार करता है, ऐसी गतिविधियां करता है जिससे उसको एक आदर्श के रूप में माने, उसके व्यवहारों की प्रशंसा हो, उसके द्वारा की गई गतिविधियों की समाज में मान्यता मिले। इसीलिए रोज क्या कहते हैं कि किशोरावस्था समाज में आदर्श स्थापित करने की अवस्था होती है। आगे देखते हैं, किलपेट्री क्या कहते हैं किशोर के बारे में, कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का कठिन काल होता है, दुखों का काल होता है, या फिर खुशी रहित काल होता है। क्यों कठिनाइयां हैं, क्यों दुख हैं, क्यों खुशी रहित हैं, इसके पीछे दो चीजें हैं। पहली, बालक में बनने वाले संवेग, तो संवेगात्मक समायोजन के कारण बालक में संघर्ष रहता है, इसलिए उसको कठिनाइयां होती हैं, दुख होता है और जीवन में अशांति बनी रहती है। दूसरा, बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन, उन शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी बालक को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किशोर संघर्ष में रहता है और दुखों में रहता है। तो अशांति का काल, दुख का काल, कठिनाई का काल किस संदर्भ में, संवेगों के संदर्भ में, शारीरिक परिवर्तनों के संदर्भ में, समाज के साथ उसके बन रहे द्वंद्व के संदर्भ में, पीढ़ियों में बन रहे वैचारिक मतभेद के संदर्भ में, इन सारी चीजों के संदर्भ में किशोर संघर्ष में रहता है। इसीलिए किलपेट्रिक ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है, दुखों का काल होता है और खुशी रहित काल होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, जोन्स क्या कहते हैं, जोन्स कहते हैं शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी। जोन्स के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। शेषावस्था की पुनरावृत्ति देखो कैसे, हम दो तीन आयाम को लेकर समझते हैं। पहला आयाम शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शेषावस्था में बहुत तेजी के साथ में होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है। लेकिन शेषों के बाद अगली जो बाल्यावस्था आती है, यहां शारीरिक विकास थोड़ा मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, और उसके बाद आगे जो ही किशोरावस्था आती है तो यह विकास पुनः तेजी के साथ होने लगता है। इसलिए क्या कहा कि जो तेज विकास शेषावस्था में था वो बाल्यावस्था में मंद रहा और आगे चल के पुनः तेज हो गया। इसीलिए शेषावस्था की पुनरावृत्ति किसमें, शारीरिक विकास के संदर्भ में। एक और पक्ष में समझिए, संवेगात्मक पक्ष में समझिए, तो संवेग जो होते हैं वो शेषावस्था में प्रबल होते हैं। शेषावस्था के संवेग आगे पढ़ेंगे, जब मैकडूगल पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे तो आप डिटेल से मेरी बात को समझ पाओगे। शेषावस्था में संवेग प्रबल होते हैं, प्रचंड होते हैं, क्षणिक होते हैं, अस्थिर होते हैं, प्रबलता होती है, संवेगों में अस्पष्टता होती है। ये सारी की सारी विशेषताएं संवेगों की शेषावस्था में होती हैं। लेकिन जो ही बाल्यावस्था आती है, ये संवेग शेषावस्था की तुलनात्मक थोड़े से शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और सामान्य गति से विकसित होते हैं। और ज्यों ही आगे किशोरावस्था आती है, वही संधि और पूर्व किशोरावस्था आती हैं, तो पुनः संवेग वापस से प्रबल होने लगते हैं, आंधी तूफान झंझावतों जैसी स्थितियां बनने लगती हैं, अस्थिर और क्षणिक संवेग बनने लगते हैं, व्यवहार में भावात्मकता आने लगती है, भावावेश आने लगता है। इसीलिए जोन्स ने कह दिया कि जो स्थिति संवेगों की शेषों में थी वो पुनः वापस कहां आ गई, किशोरावस्था में आ गई। इसीलिए इसको शेषावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है दोस्तों।
अगर हम सिगमंड फ्राइड के लिबिडो को लेकर बात करें तो फ्राइड का भी कहना यह है कि जो लिबिडो होता है वो शिशुअवस्था में बहुत प्रबल होता है, बहुत हावी होता है, और यह बाल्यावस्था में विलुप्त सा हो जाता है, अदृश्य सा हो जाता है, और किशोरावस्था में पुनः वापस प्रकट हो जाता है। तो लिबिडो में भी क्या हो रहा है, शिशुअवस्था में जो लिबिडो की स्थिति थी वो वापस से पुनरावृत्ति में आने लगती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। तो मैंने 3-4 रेफरेंस देके पुनरावृत्ति समझाने की कोशिश की, और भी कई सारे विकास के आयामों में आप देखेंगे दोस्तों तो शेषावस्था की पुनरावृत्ति सी प्रतीत होती है। कहां? किशोरावस्था में। किसके अनुसार? जोन्स के अनुसार। एक अंतिम कोट है, संवेगात्मक व सामाजिक विकास साथ साथ होते हैं। कौन बोलते हैं? क्रो एंड क्रो। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर संवेगात्मक और सामाजिक विकास को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है कि बालक में सबसे पहले नंबर पे शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है, और तीसरे नंबर पे सामाजिक विकास होता है कि संवेगात्मक विकास होता है। कई जगह संवेगात्मक विकास को प्राथमिकता दी है, कई जगह सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बालक का संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ होता है। इसका मतलब समाज के साथ जब वो इंटरेक्शन कर रहा है, समाज की मान्यताएं, परंपराएं, समाज की चीजें उसमें बन रही हैं, इसी दौरान संवेग भी बन रहे हैं। क्योंकि संवेग कैसे तय होते हैं दोस्त? संवेग जुड़े होते हैं बाहर की परिस्थितियों के साथ, बाहर की पिक्चर के साथ। कैसे? समझिए, आप कोई मूवी देखने गए, किसी मूवी में आपने देखा कि जो मूवी का हीरो है उसको विलियंस ने पकड़ रखा है, 10 लोगों ने उसको दबा रखा है, गर्दन पकड़ी हुई है, खतरनाक तरीके से दबा रखा है, उधर उसकी बहन को उठा के ले गए, घर में आग लगा दी। इतना खतरनाक दर्द भरा सीन चल रहा है। इस सीन को देखकर आप में क्या होता है? दुख होना शुरू हो जाता है, आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो आंखों से टप 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 आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच अगले 2 मिनट बाद क्या होता है? स्क्रीन पर जॉनी लीवर आ जाता है, कॉमेडी करने लगता है और आप हंसने लगते हैं। अभी 2 मिनट पहले आप रो रहे थे, 2 मिनट बाद आप हंसने लगे। यह आपके व्यवहार में जो बदलाव आया, इसका कनेक्शन है संवेगों के साथ। जब दुख के संवेग चल रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, और जब आप में उल्लास के संवेग चले, खुशी के संवेग चले, तो फिर आप हंसने लगे, खुशी मनाने लगे। और ये दोनों ही संवेग क्यों बने? ये दोनों ही संवेग बने सामने की परिस्थिति को लेकर। आपने दुख वाला सीन देखा, आप में दुख का संवेग बनने लगा, आपने खुशी वाला सीन देखा, आप में खुशी का संवेग बनने लगा। इसीलिए क्रो एंड क्रो कहते हैं दोस्त कि संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास के साथ साथ होता है। समाज की परिस्थितियों के कारण संवेग बनते हैं। एक बालक जिसका जीवन दुखों, कष्टों से और परेशानियों से भरा है, उसमें नकारात्मक संवेगों की, क्रोध वाले संवेगों की, चिंता वाले संवेगों की, ईर्ष्या, घृणा, इस तरह के नकारात्मक संवेगों की ज्यादा मात्रा होगी, इनका ज्यादा विकास होगा। एक बालक जिसका जीवन पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, खूब सारी संपन्नता है, जो मर्जी मिलता है, हर तरह का प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य उसको मिलता है, कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, भौतिक प्रोस्पेरिटी भी है और इमोशनल प्रोस्पेरिटी भी है, बहुत अच्छे से उसका लालन पालन होता है, कहीं कोई कष्ट और दुख का सामना उसको करना ही नहीं पड़ता है, चाहे वो संसाधनों को लेकर हो, चाहे बिहेवियरल हो, दोनों पक्षों में। तो ऐसे बालक में सकारात्मक या फिर पॉजिटिव इमोशंस के बनने की संभावना ज्यादा होती है। तुलनात्मक देखेंगे दोनों बालकों में तो एक बालक का व्यवहार नकारात्मक संवेगों के साथ ज्यादा जुड़ा होगा और दूसरे बालक का व्यवहार सकारात्मक संवेगों के साथ में ज्यादा जुड़ा होगा। इसीलिए क्रो एंड क्रो कहते हैं दोस्त कि बालक का सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है। कुछ उपनाम और हैं किशोरावस्था के। देखिए, स्वर्णकाल, गोल्डन एज। क्यों कहते हैं गोल्डन एज? गोल्डन एज कहने के पीछे देखिए, गोल्डन का मतलब स्वर्ण। तो हम किसी भी चीज के साथ अगर स्वर्ण जोड़ देते हैं, गोल्डन जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये उत्कृष्टता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उत्कृष्टता का प्रतीक है। हम कहेंगे साहब इतिहास में फला व्यक्ति का काल चित्रकला के मामले में स्वर्ण काल था, फला व्यक्ति का काल वास्तुकला के मामले में स्वर्ण काल था। इसका मतलब जितना समय रहा इतिहास में सबसे अच्छा या मूल्यवान काल किसका था? अमुक व्यक्ति का था। तो स्वर्ण के साथ, गोल्ड के साथ किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। तो विकास की संपूर्ण अवस्थाओं में स्वर्णिम काल, गोल्डन एज किस अवस्था को कहा गया है दोस्तों? किशोरावस्था को कहा गया है। इसका मतलब सभी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस अवस्था को दी गई है गोल्डन एज कहते हुए। अच्छा, क्यों इसको स्वर्ण काल माना दोस्तों? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर हम बालक के विकासों की बात करें दोस्त, तो शारीरिक विकास किशोरावस्था में पूर्णता को होता है।
टॉप प्रायोरिटी पे होता है। किशोर की शारीरिक ऊर्जा पूरे टॉप लेवल पे होती हैं। उसमें उल्लास, जोश, जुनून, शक्ति, हिम्मत, पहल करना, ये सब टॉप लेवल पे होता है। तो संपूर्ण जीवन में सबसे टॉप लेवल की चीजें कहाँ हैं? किशोरावस्था में हैं। इसलिए क्या कह दिया कि गोल्डन पीरियड है भाई। अगर हम लिबिडो की बात करें, संवेगों की बात करें, तो संवेग भी टॉप लेवल पे होते हैं। इसलिए संवेगों के मामले में भी क्या हो गया? गोल्डन एज हो गई। अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो वो भी यहाँ पर टॉप पे होती है। बुद्धि की बात करें तो वो भी यहाँ पर टॉप होती है। रुचियों, अभिवृत्तियों की बात करें तो वो भी यहाँ पर टॉप पे होती हैं। इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है दोस्त। और कई बार आपने सुना भी होगा कि यही काल है जहां आप खुल के जिंदगी जी सकते हो, फिर बाद में तो कई सारी समस्या है, क्योंकि 99 का चक्कर आपके साथ आने वाला है दोस्त। इसलिए इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। आगे चलते हैं। बसंत ऋतु, बसंत काल, स्प्रिंग एज भी इसको कहते हैं दोस्तों। बसंत का क्या मीन है, क्यों इसको बसंत से जोड़ा? देखिए दोस्त, हम ऋतुओं की बात करें तो हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष ऋतुओं के मामले में बड़ा समृद्ध है, रिच है। हमें एक साल में कई सारी ऋतुएं देखने को मिलती हैं। बसंत ऋतु जो होती है, इसकी क्या खासियत होती है? बसंत ऋतु की खासियत होती है दोस्त कि बसंत ऋतु में जो हमारा प्रकृति होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इस प्रकृति के पहले के जो पत्ते होते हैं, फूल फल वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे झड़ जाते हैं और पुनः वापस से उसमें नई पत्तियां आती हैं, नए फूल आते हैं, नए फल आते हैं। तो एक बार प्रारंभिक या पहले के जो लक्षण हैं, पहले की जो विशेषताएं हैं, वो झड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और नए गुण और नई विशेषताएं प्रफुल्लित होती हैं, प्रफुष्टित होती हैं। तो जैसे प्रकृति में ये सब बनता है, ऐसे ही किशोर में इस अवस्था से पहले के जो गुण, व्यवहार और स्वभाव होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो एक बार वापस सारी लगभग खत्म सी हो जाती हैं। उसमें नए गुण, नया व्यवहार, नई संरचना, नया स्वरूप, सब कुछ नया नया प्रतीत होता है, नया आ जाता है। इसीलिए इस अवस्था की तुलना मनोवैज्ञानिकों ने बसंत के साथ की है। इसलिए इसको बसंत काल भी कहा जाता है दोस्तों। तो बसंत काल कौन सा हो गया? किशोरावस्था हो गया। आगे चलते हैं, टीन एज। अगर हम टीन एज की बात करें तो पीछे हमने पढ़ा था कि 11 साल तक वय संधि अवस्था होती है, 12 के बाद आगे किशोरावस्था शुरू होती है। तो 12 के बाद अगला साल कौन सा? 13 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? 13। तो 13 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 13 के बाद आगे लिखेंगे 14, तो वहां भी क्या आ जाएगा? 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 19 साल तक जो है, 19 तक की काउंटिंग में लास्ट में क्या आ रहा है? टीन आ रहा है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? टीन एज कहा जाता है। कि इंग्लिश में देखेंगे तो इस किशोरावस्था के लास्ट में टीन आता है, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वही संधि अवस्था। पीछे हमने जब पढ़ा था तो मैंने समझाया था कि यह संधि है किस किस के बीच? बालक और आगे वाले प्रौढ़ के बीच, किशोर, इसीलिए इसको वही संधि भी कहा जाता है। अगला नाम है चहुमुखी विकास की अवस्था। देखिए दोस्त, चहुमुखी विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट। चहुमुखी विकास का मतलब हो गया जितने भी हमारे विकास के पक्ष होते हैं, डायमेंशंस या आयाम होते हैं, उन सभी में विकास यहां पर हो जाता है, इसलिए इसको चहुमुखी विकास की अवस्था कहते हैं। देखिए कैसे, अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मानसिक विकास की बात करें तो भी वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, सामाजिक विकास की बात करें तो लगभग पूर्णता को प्राप्त होता है, नैतिक विकास की बात करें तो भी काफी हद तक आगे बढ़ जाता है, संवेगात्मक विकास की बात करें तो पूर्णता यहां पर आ जाती है। तो चहुमुखी विकास जितने भी दिशाओं में, जितने भी डायमेंस में, जितने पक्षों में बालक का विकास होना होता है वो यहां पर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है चहुमुखी विकास की अवस्था। अगला है दोस्तों ब्यूटी एज, सुंदरता का काल। ब्यूटी का मतलब एक तो वही ब्यूटी जो आप समझ रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी। अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात भी करें दोस्त, तो किशोरावस्था में जो ब्यूटी होती है, सुंदरता होती है, वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं। फिर आगे चल के तो लिपापोती करते हैं। आप देखो, कहीं भी शादी में जाना है, कहीं खाने पे जाना है, तो महिलाओं को वहां जाने से पहले 1 घंटा चाहिए, पुरुषों को कम से कम 20 मिनट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। काहे के लिए? लिपापोती करने के लिए, सुंदरता के लिए। लेकिन ये सारी बनाई हुई होती हैं, लेकिन किशोर में यह सब नेचुरल होता है।
ब्यूटी जिस लेवल पे होनी होती है, हाईएस्ट जो सबसे उच्च लेवल होता है ब्यूटी का, वो किशोरावस्था में होता है। उसके बाद फिर आगे लिपापोती चलती है और उससे पहले भी ब्यूटी जो है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। तो पहले की अवस्थाओं में से बढ़ते 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 किशोरावस्था में जो ब्यूटी है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है और आगे फिर ढलान की ओर आती है। इसलिए फिजिकल ब्यूटी भी शीर्ष पर कहाँ होती है? किशोरावस्था में, इसलिए एज ऑफ ब्यूटी कहा है। ये तो मैंने फिजिकल ब्यूटी को लेकर समझाया। दूसरी ब्यूटी विचारों की ब्यूटी। विचारों में जो ब्यूटीनेस होता है, वो विचारों का ब्यूटीनेस किशोर में होता है सबसे ज्यादा। पहले छोटा होता है तो सारी तरह के विचार बनते ही नहीं हैं। जब ये किशोर हो जाता है तो अमूर्त विचार और सब तरह के विचार से बनने लगते हैं, लेकिन इन विचारों में तुलनात्मक नेगेटिविटी कम होती है। जेलसी, ईर्ष्या और गलत चीजें जो भी आप कहते हैं ना, वो किशोरावस्था में हम लोगों की तुलना में थोड़ा कम होता है। धीरे 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 फिर समाज के साथ वो आगे बढ़ता है तो फिर ये चीजें उसमें बनती चली जाती हैं। तो वैचारिक रूप से भी ब्यूटी वाला होता है किशोरावस्था। उसके अलावा अगर हम बुद्धि की बात करें, मानसिक क्षमताओं की बात करें, तो बुद्धि भी टॉप लेवल पे होती है किशोरावस्था में। समस्त मानसिक क्षमताएं भी होती हैं किशोरावस्था में टॉप लेवल पे, इसलिए ब्यूटी वहां भी कही जा सकती है। तो किसी भी आयाम को आप सोच के समझ के देखिए, हर तरह से किशोरावस्था जो है एज ऑफ ब्यूटी कही जाती है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट यहां पर है परिवर्तन की अवस्था। पीछे हमने लगातार देखा है कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, बालक में बदलाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जाना कि किस प्रकार बालक जो है उसकी विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न उपनाम होते हैं। अब एक बार इसको हम और दोबारा समझते हैं वापस। कुछ ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं जिससे आप इन चीजों को हमेशा याद रख पाओ, क्योंकि उपनाम को लेकर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये टेबल जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, यहां से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाने वाला है। और ये तथ्य हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। मैंने डिटेल आपको समझा दी। अब कुछ ट्रिक्स हैं छोटी मोटी जिससे आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। देखो, ट्रिक को लेके मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात, ट्रिक स्वयं की होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। तीसरी बात, ट्रिक वही काम में लो जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता हो या सामान्य समझने से काम नहीं चल रहा हो। अदरवाइज ट्रिक हर जगह मनोविज्ञान में सपोर्ट नहीं करती। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वाले पोर्शन में ट्रिक बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती हैं। फिर भी थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं कुछ एक ट्रिक आपको देता हूं, लेकिन ये मेरी अपनी ट्रिक है। आप चाहो तो इसको अप्लाई कर लो, चाहो तो अपने हिसाब से कोई नई ट्रिक बना लो। देखिए, हम बात करते हैं वैलेंटाइन को लेकर। तो वैलेंटाइन जो है, वैलेंटाइन का नाम आते ही थोड़ी सी मन में गुदगुदी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि सेंट वैलेंटाइन जो है वो सेंट ऑफ लव कहलाते हैं और उनकी याद में हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। और वैलेंटाइन डे जब होता है तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, लव और अफेक्शन की सारी बातें होती हैं। तो लव और अफेक्शन के मामले में वैलेंटाइन फेमस है, हम इससे जोड़ के समझते हैं। शेषावस्था आदर्श काल, मतलब शेषावस्था में जो अफेक्शन होता है, लव होता है, वो आदर्श होता है, उसमें कोई पाखंड और मिलावट या स्वार्थता नहीं होती है। तो वैलेंटाइन के हिसाब से आदर्श काल कौन सा? शेषावस्था का। तो आदर्श काल अगर पूछें तो शेषावस्था आपको याद है ही। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब वैलेंटाइन का कथन शेषावस्था में तो है, लेकिन बाल्यावस्था में कोई कथन वैलेंटाइन का नहीं है। क्यों नहीं है? आगे पढ़ेंगे आप तो वहां पर मनोविश्लेषणात्मक और मनोलैंगिक सिद्धांत जब पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का, तो वहां लिबिडो आप पढ़ेंगे तो वहां क्या देखेंगे? लिबिडो शेषावस्था में हावी रहता है, बाल्यावस्था में वो मंद और अदृश्य होता है, किशोर में वापस से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ लिबिडो नहीं है तो वैलेंटाइन भी यहाँ पर नहीं है। याद रखने का तरीका है, किशोर में आकर वापस से लिबिडो का प्रभाव बन जाता है तो वैलेंटाइन फिर से आ जाते हैं। और वैलेंटाइन यहाँ पर देखो 4 बातें बोलते हैं। पहली बात क्या? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किस दिन उजागर होती है? 14 फरवरी को उजागर होती है। तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता बनने की डेट 14 फरवरी, तो कौन साहब? वैलेंटाइन। उसके बाद जब घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता हो गई, वैलेंटाइन डे पर उसको उजागर कर दिया, तो अब क्या होता है? दिवा स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, डे ड्रीमिंग हो जाते हैं। आप मूवीज देखते हैं ना, फिल्में देखते हो, तो फिल्मों में जितने गाने होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स किसमें होता है? डे ड्रीमिंग में होता है, स्वप्नों में होता है, कल्पनाओं में होता है। आमने सामने बैठे हैं लड़का और लड़की, बातचीत चल रही है और बात करते करते ये खो गया और पहाड़ों में चला गया, झरनों में चला गया और डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं।
अभी ये भी नहीं पता कि क्या जवाब आना है, लेकिन कल्पनाओं में चला गया। तो ये भी किससे संबंधित है? वैलेंटाइन से संबंधित है। तो दिवा स्वप्नों की अवस्था भी कौन बोलता है भाई? वैलेंटाइन बोलता है। कल्पना प्रवाह है, कल्पनाएं ही चलती रहती हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको नहीं पता भी कल को पिटाई होने वाली है। तो ये सब कहां चल रहा है? वैलेंटाइन। अब जब वैलेंटाइन डे के दिन व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता शुरू हो गई तो कल्पनाएं शुरू हो गई, दीवा स्वप्न शुरू हो गए। लेकिन ज्यों ही लड़की के भाई को पता चलता है, बढ़िया वाली धुनाई होती है पकड़ के कोने में, तो फिर यह जो लवर है क्या हो जाता है? आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर चला जाता है। तो याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे आप वैलेंटाइन को। वैलेंटाइन के स्टेटमेंट केवल दो अवस्थाओं में है। पहला शेषावस्था में, जहां वो क्या बोलते हैं? आदर्श काल बोलते हैं। दूसरा यहां पर है जहां घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता की बात करते हैं। जब घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता हो गई तो फिर कल्पना प्रवाह शुरू हो जाता है, दिवा स्वप्न शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये दिवा स्वप्न पूरे नहीं हो पाते हैं तो फिर गुस्सा होकर, परेशान होकर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर किस ओर चला जाता है। तो यह आपका वैलेंटाइन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। फ्राइड, आधारशिला। तो सिगमंड फ्राइड आधारशिला किसको मानते हैं? शेषावस्था की तो आप भूलेंगे ही नहीं। अब फ्राइड ने अगर आधारशिला रखी, निर्माण भी कौन करेगा? निर्माण भी वही करेगा जिसने आधारशिला रखी है। और निर्माण कहां करेगा? आधारशिला के तुरंत बाद। तो यहां तो आधारशिला रखी फ्राइड ने, और यहां क्या कर रहा है? ये निर्माण कर रहा है। याद रहेगा, फ्राइड ने आधारशिला रखी है, फ्राइड ही निर्माण करने वाला है। आधारशिला कहां रखी है? शेषावस्था में, और निर्माण कहां करेगा? बाल्यावस्था में। चलो आगे चलते हैं। तीव्र विकास की अवस्था, तो विकास आप वाटसन से याद रख सकते हैं, विकास वाटसन का। और कहां होगा तीव्र? सबसे पहले शेषावस्था में होगा। एक बार यहां आ जाओ। अनोखा काल, तो भाई ये कोल और ब्रुश है, इसको आप कोलगेट और ब्रुश समझिए थोड़ी देर के लिए। कोलगेट और ब्रुश के बीच अनोखा संबंध है। कोलगेट बिना ब्रुश के किसी काम का नहीं, और अकेला ब्रुश बिना कोलगेट के किसी काम का नहीं। तो कोल और ब्रुश के बीच कैसा संबंध है? अनोखा संबंध है। अब तो शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। मिथ्या परिपक्वता। देखो, मिथ्या परिपक्वता में क्या होता है? बालक और बालिकाएं अपने आप को परिपक्व मानते हैं। एक एग्जांपल से आप समझो, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। किचन में बालिका है, मम्मी को जाके बोलती है कि मुझे खाना बनाना है, मैं बड़ी हो गई, आप हटो, मैं खाना बनाऊंगी। एक बार बोलती है, दो बार बोलती है, तीन बार बोलती है। जब नहीं मानती तो मम्मी मिला के गाल पे मारती हैं। क्यों मारती हैं? क्योंकि मम्मी को क्या आ गया? रोष आ गया। क्या आ गया? मम्मी को रोष आ गया। क्यों आ गया रोष? क्योंकि ये मिथ्या परिपक्वता दिखा रही है, इसलिए रोष आ गया। पापा के साथ इस आयु का बालक जा रहा है, बाइक पर बैठा है, बोलता छोड़ो मैं चलाऊंगा, छोड़ो मैं चलाऊंगा, हिलाने लगता, तो पापा एक मिला के गाल पे मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि रोष आ गया। तो याद रखना, रोष कब आता है? जब मिथ्या परिपक्वता की बात होती है। अब उसके बाद यह रोष आगे क्या करता है? जब यहां पर मिथ्या परिपक्वता के कारण रोष आया तो यहां पर आगे चल के समाज सेवा के आदर्श काल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो ही वहां गाल पे लगी, तो गाल पे लगने के बाद अब क्या करेगा? ये उस नकारात्मक व्यवहार को नहीं करेगा। कौन सा व्यवहार करेगा? आदर्श व्यवहार करेगा। तो रोष के साथ दो स्टेटमेंट आपको याद हो गए। पहला, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रोष ने कहा। कौन सी अवस्था को कहा? बाल्यावस्था को कहा। और किशोरावस्था में क्या कर रहा है? समाज के आदर्श स्थापित करता है। तो ये रोष आपको याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका किलपैट्रिक, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। तो भाई जब भी आप दीवार में कील ठोकते हैं, क्या ठोकते हो? कील ठोकते हो। तो कील ठोकने में क्या होता है? प्रतिद्वंद होता है। किस किस में द्वंद होता है? एक तो दीवार कील को बाहर और आप हथौड़े से अंदर, तो द्वंद चल रहा है कील और दीवार के बीच। क्या कर रहे हैं? कील ठोक रहे हैं। किसमें? दीवार में। तो क्या चल रहा है? द्वंद चल रहा है। याद रहेगा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण किसने बोला? किलपैट्रिक ने बोला। अच्छा आगे आ जाओ। किलपैट्रिक क्या बोलता है कि जब भी दीवार में कील ठोकेंगे तो क्या होगा? बहुत कठिनाई आएगी, कठिनाई से कील जाएगी, दूसरा दुख होंगे और खुशी भी नहीं रहेगी, आवाज आएगी ठक ठक और परेशानी भी होगी, दीवार भी खराब होगी। तो कील ठोकने से आपको याद रखना है कि द्वंदात्मक सामाजिकरण तो बाल्यावस्था में होता है और कठिनाई का काल कहां होता है? किशोरावस्था में होता है। दोस्त आगे चलते हैं।
तो यहां सारे हो गए। अब इधर आ जाओ, यहां पे वैलेंटाइन डे पूरा हो गया था। स्टैनली हॉल, ये आप वैसे भी नहीं भूलोगे क्योंकि स्टैनली हॉल तो बाल विकास के जनक हैं। अडोलसेंस किताब में उन्होंने कहा है, और अडोलसेंस किताब का नाम ही किशोरावस्था, किशोर है। तो किशोर में सारी बातें किसको लेकर हो रही है? किशोरावस्था को लेकर हो रही हैं। उसके बाद एक शेषावस्था की पुनरावृत्ति जोन्स, बड़ा अच्छा है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। शानदार ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जॉनसन बेबी सोप, कौन सी बोलो? जॉनसन बेबी सोप। कौन नहाता है भाई? छोटा बच्चा। किसके लिए बनी है? शैशव के लिए बनी है। लेकिन अगर किशोर उस बेबी सोप से नहाने लगे, किशोर शैशव की जॉनसन बेबी सोप से नहाने लगे, तो क्या बोलेंगे? शेषावस्था की पुनरावृत्ति होगी, देखो बेबी सोप से नहा रहा है। तो जॉनसन बेबी सोप के साथ क्या याद रखेंगे आप? किशोरावस्था, शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। याद रहेगा सर? नहीं भूलोगे। आगे आ जाओ, क्रो एंड क्रो। देखो क्रो एंड क्रो, दो क्रो हैं, दो क्रो हैं, दोनों साथ में हैं। जब दोनों साथ में हैं तो एक क्रो संवेगात्मक विकास की बात करता है, दूसरा सामाजिक विकास की बात करता है। जब भी दो विकास साथ में होने की बात करें तो दो व्यक्ति साथ में होंगे, और दोनों कौन होंगे? क्रो एंड क्रो होंगे। इजी हो गया। तो इस प्रकार कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स से मैंने इन चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये ट्रिक्स आपके लिए काम करें ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कोशिश की आपको बताने की कि ट्रिक कैसे काम में ली जाती है। आप अपने हिसाब से अपने ट्रिक्स बनाइए और अपने कंटेंट को हमेशा के लिए स्मृति में रखने की कोशिश कीजिए। जब भी आप ट्रिक इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो वहां ध्यान रखो ट्रिक कुछ ऐसी हो जिससे ऐसी चीज जो व्यवहार में आपके साथ बहुत ज्यादा कंटेंट में नहीं है, व्यवहार में उसका संपर्क और रिलेशन नहीं है, उसको किससे जोड़ो? ऐसी चीज से जोड़ो जिसका व्यवहार में बहुत ज्यादा आपके साथ संपर्क में हो। क्योंकि जिसका व्यवहार में बहुत ज्यादा आपसे संपर्क है, रिलेशन है, वो तो आप कभी नहीं भूलोगे। किसको भूलोगे? जिसका व्यवहार में रिलेशन सीधा नहीं है। तो ऐसी चीज को किसी उटपटांग व्यवहार वाली चीज से जोड़ लेंगे तो रिलेशन बन जाएगा। और जो ही आप इस सामान्य चीज की बात करेंगे तो एसोसिएशन शिफ्ट हो जाएगा उस चीज के साथ। क्योंकि आपको वहां लिखना तो है ही नहीं, आपको वहां चार में से एक सही ऑप्शन को चुनना है। तो चार में से एक सही ऑप्शन को चुनने के लिए जो ही आप कंटेंट को देखेंगे, कोई ट्रिक आपने जोड़ रखी है, तो उस ट्रिक से एसोसिएशन बन जाएगा उस कंटेंट के साथ, और आपको मदद मिलेगी ऐसे तथ्यों और आंकड़ों को स्मृति में लाने में जो थोड़े जटिल हैं, मुश्किल हैं। तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने डिस्कशन किया विकास की विभिन्न अवस्थाओं के उपनामों को लेकर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इन अवस्थाओं को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कथन किसने कहे हैं? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो अवस्थाओं को लेकर विभिन्न कथन कहे हैं, बातें कही हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो विभिन्न अवस्थाओं के महत्वपूर्ण कथन, इसमें पहली अवस्था है शेषावस्था, इन्फेंसी। इन्फेंसी को लेकर वैलेंटाइन क्या कहते हैं? शेषावस्था जीवन का आदर्श काल है, हमने पीछे पढ़ा। शेषावस्था जीवन का सीखने का आदर्श काल है। सीखने के संदर्भ में कहो, चाहे बिना सीखने के संदर्भ में कहो, आदर्श काल की बात कौन करते हैं? वैलेंटाइन। आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। आगे बात करते हैं फ्राइड की। शेषावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। मैंने वहां भी आपको पीछे समझाया था कि आधारशिला, फाउंडेशन स्टोन कौन रखेगा? फ्राइड रखेगा। वाटसन क्या बोलते हैं? शेषावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो विकास से आपको वाटसन याद रखना है। गुड इनफ क्या कहते हैं? 3 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने समग्र जीवन का आधा विकास प्राप्त कर लेता है। देखो यह एक ट्रिक समझाता हूं मैं आपको। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, अंग्रेजी में तरीका है, खाली ट्रिक है ऐसा है नहीं वास्तव में। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, गुड यानी ठीक है, हाँ पर्याप्त है। तो बालक का 3 साल की अवस्था में आधा मानसिक विकास हो जाता है, और अगर आधा मानसिक विकास भी हो गया तो ठीक है, लगभग जीवन चल सकता है। तो आधा मानसिक विकास किससे जोड़ेंगे? गुड इनफ से, कि भाई हाँ इनफ है, काम हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गुड इनफ क्या बोलते हैं कि 3 वर्ष की अवस्था तक बालक अपने समग्र जीवन का लगभग आधा विकास प्राप्त कर लेता है। अगला डेफिनेशन है फ्रेंड्स सीली का। सीली क्या बोलते हैं? शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष का काल है। तो शेषावस्था को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कोई इसको 5-6 वर्ष तक मानता है, कोई 5 वर्ष तक मानता है। हमने हरलोक को पढ़ा, वहां पर इन्होंने प्रारंभिक 2 सप्ताहों तक ही शब्द को इस्तेमाल किया था। तो यहां पर सीली क्या बोलते हैं? 5 वर्ष तक का जो काल है वो शेषावस्था कहलाता। कौन बोलते हैं? सीली बोलते हैं। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन को याद करने का एक तरीका होता है। परिभाषा, चलो परिभाषा को लेकर मैं समझाता हूं, परिभाषा का वैल्यू क्या है हमारे सिलेबस में। डेफिनेशंस 2 तरीके से आपके सिलेबस में उनका महत्व है। पहला कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बनता है,
तो हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। दूसरा, जो पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि परिभाषा में कम से कम शब्दों में किसी भी संप्रत्यय को लेकर पर्टिकुलर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है। तो किसी भी एक कंसेप्ट के बारे में एक व्यक्ति के कम से कम शब्दों में विचार, उसे कहा जाता है परिभाषा। जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे शेषावस्था को लेकर ये 5 व्यक्तियों ने अपने विचारों को सुना, समझा, एनालिसिस किया, तो हमारे मस्तिष्क में शेषावस्था को लेकर 5 तरह की अवधारणा बनी। अब हमें कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा कर, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 तरह की वैरायटी है 5 व्यक्तियों की, तो हम शेषावस्था से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो परिभाषाएं 2 तरीके से आपको ध्यान रखनी है। पहली, कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो सीधी परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उनको तो आपको स्मृति में रखना है क्योंकि सीधी परीक्षा में पूछेगा। कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो सीधी परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन उसमें जो कंटेंट को लेकर चीज दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है, वह समझना आपके लिए जरूरी है। तो मैं बहुत सारी डेफिनेशन सिर्फ इसलिए समझाता हूं आपको कि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उस संप्रत्यय को लेकर समझ अच्छी बने। कुछ ही डेफिनेशन है जिनको आपको स्मृति में रखना है और एग्जाम के लिए यूजफुल होती हैं। एग्जाम के लिए कौन कौन से यूजफुल हैं वो आगे मैं आपको दोबारा कभी किसी डिस्कशन में समझा दूंगा। अभी तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए इन व्यक्तियों के हिसाब से, पहली चीज। दूसरी चीज, डेफिनेशन को कैसे याद किया जाए, परिभाषाओं को कैसे याद किया जाए। तो पूरी परिभाषा हूबहू याद हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या करें, पूरी परिभाषा में कोई भी एक कीवर्ड चुन लें, एक ऐसा शब्द चुन लें जो पूरी परिभाषा में आपको डिफरेंट लगता हो और दूसरी जगह वो सिमिलर नहीं हो, ऐसा दूसरी परिभाषाओं में रिपीट नहीं हो रहा हो। उस कीवर्ड को चुनकर उस व्यक्ति के साथ उसका एसोसिएशन बना दो जिस व्यक्ति की परिभाषा है। तो जो ही वो कीवर्ड किसी लाइन में आपको दिखाई देता है, तुरंत आपका एसोसिएशन बनेगा, अच्छा ये तो फला व्यक्ति का है, और तुरंत आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने यहां कोशिश की, वैलेंटाइन को आदर्श के साथ स्थापित करने की कोशिश की, यहां गुड इनफ को मैंने यहां आधे के साथ स्थापित करने की कोशिश की, वाटसन को विकास से जोड़ने की कोशिश की। तो ऐसे आप खुद अपने हिसाब से एक कीवर्ड निकालो परिभाषा का, कोई भी एक कीवर्ड, मुख्य पद निकाल लो, शब्द निकाल लो और उसको व्यक्ति से जोड़ दो। बस ये एसोसिएशन आपको याद रखना है, फिर आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी डेफिनेशन कौन से व्यक्ति की है। तो चलिए चलते हैं अगली अवस्था की ओर, वो है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? पहला है किल्पेट्रिक, हमने पीछे समझा, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। दूसरा है कोल व बुर्स, जीवन का अनोखा काल है, बाल्यावस्था नया जीवन है, हमने पीछे समझ लिया, इसको याद आप भूलेंगे भी नहीं। रोस बोलते हैं बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की आयु है, ये भी आप नहीं भूलने वाले हैं। फ्राइड बोलते हैं बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, ये भी आप नहीं भूलने वाले हैं। स्ट्रेंग क्या बोलते हैं? शायद ही ऐसा कोई खेल होता है जिसे बालक 10 वर्ष की अवस्था तक नहीं खेलता हो। कौन बोलते हैं? स्ट्रेंग। अब देखो कैसे याद रखना है, स्ट्रेंग को थोड़ा चेंज कर दो शब्द को, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ समझते हैं हम थोड़ी देर के लिए। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, शक्ति। तो जब व्यक्ति में स्ट्रेंथ होगी, बालक में स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, तभी तो कोई ना खेल खेलेगा। और जब उसमें स्ट्रेंथ है तो लगभग सारे ही खेल खेल लेगा। मतलब ऐसा खेल कोई भी नहीं छोड़ेगा जो उसने नहीं खेला हो। कब? जब उसमें स्ट्रेंथ होगी। तो जो ही आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे, आपको तुरंत समझ जाना है कि ये खेलों की बात करेंगे। खेलों की बात क्या करेंगे कि पूरी ताकत आ गई है, पूरी स्ट्रेंथ बन गई है, तो 10 वर्ष तक सारे खेलों को खेल डालो। बस ऐसे आप याद रख सकते हैं, और भी कोई आपका तरीका हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे किशोरावस्था, जिसको लेकर बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्टेटमेंट यहां दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है स्टेनली होल का, ये तो आप भूलने वाले ही नहीं है। तनाव और संघर्ष की अवस्था है, मैंने आपको समझा दिया, याद रखना है। तनाव और संघर्ष कौन सा है दोस्त? मानसिक तनाव, मानसिक संघर्ष संवेगों को लेकर हो रहा है। आंधी, तूफान और झंझावत है, ये तनाव और संघर्ष इतने खतरनाक होते हैं कि स्टेनली होल ने इनकी तुलना कर दी है आंधी के साथ, तूफान के साथ और झंझावतों के साथ। तो ये आप नहीं भूलने वाले हैं। रोज को मैंने समझाया आपको पीछे। बाल्यावस्था में तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की बात करता है, नहीं सॉरी, बाल्यावस्था में तो क्या करता है? मिथ्या परिपक्वता की बात करता है रोस। और यहां क्या करता है रोस? किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्श उपस्थित करने की अवस्था है। तो जब रोस आएंगे, गुस्सा दिखाओगे भाई, तो आदर्श व्यवहार करेगा ही करेगा ना किशोर। उसको पता है अगर आदर्श व्यवहार नहीं करा तो रोस आ जाएगा।
तो आप याद रख लेंगे। किलपेट्रिक किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये पीछे हमने समझ लिया था। वैलेंटाइन किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है, आप इसको तो कभी नहीं भूलने वाले हो। दूसरा, दिवास्वप्न व कल्पना बाहुल्य की अवस्था है, ये भी आप कभी नहीं भूलने वाले हो। और इन सबके में अगर सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है फिर? धड़ धमाधम। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपराधिक प्रवृत्ति को विकसित होने का नाजुक समय होता है। मैंने समझाया क्यों इनोसेंस है, क्यों नाजुकता यहाँ पर है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्तियों को करने के लिए शक्ति यहाँ पर आ जाती है, संवेग उसमें बन जाते हैं, लेकिन इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि परिणामों को लेकर वो समझ बनाए, इसलिए बड़ा नाजुक समय है आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने का। आप देखिए जितने भी उग्रवादी होते हैं, जितने भी बड़े बड़े विध्वंसात्मक कार्य करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अडोलसेंस, उनमें से अधिकांश किशोर होते हैं। किशोरों को आसानी से गुमराह कर दिया जाता है, किशोरों को के माइंड को आसानी से मैनिपुलेट कर दिया जाता है और उनको उस ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखें, किशोरों के साथ ऐसी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनका नाजुक समय है। अगर कोई किशोर किसी नाजुक स्थिति के कारण आपराधिक प्रवृत्ति की ओर चला भी गया है तो यहां पर किशोर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने की, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। यह उसका काल ही ऐसा था। आप ये नहीं सोचे उसने ऐसा क्यों किया, कर दिया क्योंकि वो काल ही ऐसा था, उसमें इतनी सोच समझ ही नहीं थी, ताकत थी, संघर्ष था, उसमें मानसिक शक्तियां थी और संवेग थे, उसके वशीभूत होकर उसने कर लिया ऐसा काम। अब आपको समझने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट होने का नाजुक समय है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कई बार बहुत व्यवहार में सामान्य घटनाएं होती हैं। किशोर कई बार भाग के शादी कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाती हैं, इंटरकास्ट हो जाती हैं, समाज और परिवार उसको स्वीकार नहीं करता है और कई बार बड़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं आप देखते हैं। ऑनर किलिंग में अपने ही लोग उनको मार देते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी के कांटा भी चुभ जाता है तो तुरंत दौड़ के आता है, चिल्ला के आता है और कांटे को निकाल देता है। मतलब एक पिता अपनी बेटी को इतने लाड प्यार से पालता है कि उसके पैर में कांटा चुभने ही उसको कष्ट होना शुरू हो जाता है। उसको कांटा चुभना भी उसको सहन नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति उसी की गर्दन काट देता है। कई बार आप पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त? कई सारी चीजें हैं। क्या पूरी तरह से इस तरह की स्थितियों में केवल वह किशोरी या किशोरी जिम्मेदार हैं? जी नहीं, उन्होंने तो गलती की ही है, लेकिन उससे बड़ी गलती अब आप कर रहे हैं। अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ में करते हैं तो समझने की आवश्यकता है उनको, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कारण रहा उसके पीछे। देखो, नाजुक समय है, हो गई गलती, हो जाता है, तो समझने की आवश्यकता है किशोरों को। आगे चलते हैं। क्रोनिकर क्या बोलते हैं दोस्त? साथ साथ चलते हैं। कौन कौन? क्रो, दो कौवे साथ में उड़ते हैं। तो क्या क्या करते हैं? सामाजिक और संवेगात्मक विकास करते हैं। आगे चलते हैं। जोन्स क्या बोलते हैं? शेषावस्था, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। जॉनसन बेबी सोप आप ऐसे भी नहीं भूलने वाले हो। कोल्सनिक क्या कहते हैं? किशोर बालक प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्सनिक का स्टेटमेंट। हर किशोर प्रौढ़ को मार्ग में बाधा समझता है। क्यों समझता है? देखिए, इसलिए समझता है कि प्रौढ़ जो होता है वो उसके व्यवहारों को, उसके विचारों को और उसकी इच्छाओं की पूरी होने में बाधा बनता है। कैसे बाधा बनता है? एक किशोर चाहता है कि मैं बहुत देर तक मूवीज देखूं, लेट नाइट तक जगकर नेट पे काम करूं या मोबाइल देखूं, सोशल मीडिया पे जुड़ा रहूं। एक किशोर चाहता है मैं दोस्तों के साथ में पार्टीज करूं, लेकिन ये सब करने से कौन रोकता है? प्रौढ़ रोकते हैं। प्रौढ़ में कौन? उसके बड़ा भाई बहन है तो वो रोकते हैं, मम्मी है तो वो रोकती हैं, पापा है तो वो रोकते हैं, और दादा दादी हैं तो वो लट लेके पीछे पड़ जाते हैं। तो किशोर क्या कहता है कि ये जो प्रौढ़ हैं मेरे मार्ग में बाधाएं, ऐसा उसको प्रतीत होता है। तो याद रखो, जब भी आप किशोर को हैंडल करो तो रोकना तो है, लेकिन उसको बाधा प्रतीत ना हो इस तरीके से रोकना है। कोल्सनिक वही कहते हैं कि किशोर बालक प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। जेरसिल्ड क्या कहते हैं? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। विचारशील व्यक्ति किसको कहा इसने? बालक को कहा। किस संदर्भ में कहा? कि बाल्यावस्था में विचार जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं लगातार। वैचारिक अवस्था कहा है, वैचारिक काल कहा अपन ने बाल्यावस्था को। यह विचार लगातार बढ़ते रहते हैं और किशोरावस्था में आकर यह बाल्यावस्था वाले वैचारिक जो काल होते हैं, वैचारिक जो स्थिति होती है, बहुत आगे तक चली जाती हैं और यह परिपक्वता की ओर जाती हैं। किस ओर जाती हैं? परिपक्वता की ओर जाती हैं, अर्थात वैचारिक रूप से किशोर परिपक्व हो जाता है
और उस ओर क्या करता है, संक्रमण करता है, ट्रांजैक्शन करता है दोस्तों। कौन बोलते हैं ऐसा? जेरसिल्ड बोलते हैं। एक स्टेटमेंट है जीन पियाजे का, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है। किसकी अवस्था है? आदर्श की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। तो यहां पर आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, जीवन का सामान्य समायोजन है। सिद्धांतों के निर्माण को आप समझिए, कैसे थ्योरीज बनाता है किशोर। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक का आत्म संप्रत्यय स्थायी और स्थिर होने लगता है। बालक की आदतें धीरे धीरे स्थायित्व प्राप्त करने लगती हैं। बालक की विचारधाराएं निर्धारित होने लगती हैं। बालक की रुचियों में स्थायित्व आने लगता है। बालक में ये सारी चीजें क्योंकि परमानेंस की ओर जाने लगती हैं, इसलिए बालक के स्वयं के सिद्धांत बनने लगते हैं, इसलिए इसको सिद्धांतों का काल भी कहा है। उसके अलावा दूसरा क्या है? सामान्य समायोजन है जीवन का। सामान्य समायोजन कैसे? सामान्य का मतलब व्यवहार के साथ समायोजन, परिस्थितियों के साथ समायोजन। तो इससे पहले की आयु में तो समायोजन संघर्ष नहीं होते हैं, लेकिन यहां समायोजन को लेकर संघर्ष होते हैं, और इन संघर्षों के साथ बालक जूझते हुए समायोजन करना सीख जाता है, इसीलिए इसको सामान्य समायोजन का काल भी कहा जाता है। एक और डेफिनेशन है हेडो कमेटी की। हेडो कमेटी क्या कहते हैं? 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। नसों में ज्वार उठने का मतलब क्या? ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाना। ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने का संबंध किसके साथ में होता है? ब्लड के सर्कुलेशन के तेज होने का संबंध कई चीजों से होता है, लेकिन एक संबंध होता है हमारे मस्तिष्क की वैचारिक प्रक्रिया के साथ, मस्तिष्क में बनने वाले संवेगों के साथ। तो जब बालक में संवेग तीव्रता पर होते हैं तो उन संवेगों के कारण मेंटल प्रोसेस, मानसिक संक्रिया तेजी के साथ होती हैं, और उसका प्रभाव ब्लड के सर्कुलेशन में दिखता है, नसों में ज्वार भड़कने लगता है। आप देखते हैं कई बार कि जब हमें बहुत तेज गुस्सा आता है तो बहुत तेज गुस्से की स्थितियों में हमारी नसें फूलने लगती हैं, बहुत तेज ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, चेहरे पर तनतनाहट आ जाती है। ये सारे के सारे प्रभाव किससे बन रहे हैं? हमारे संवेग, क्रोध के कारण बन रहे हैं। और ये प्रकट कहां हो रहे हैं? हमारे फिजिकल संरचना में, बायोलॉजिकल सेक्शन में ये बन रहे हैं। तो 11-12 वर्ष का जो बालक होता है, इसमें संवेग थोड़े तेजी के साथ में होते हैं, शारीरिक विकास भी तेजी के साथ में होता है। इसीलिए क्या कहते हैं ये कि यहां पर बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये 11-12 वर्ष का मतलब क्या हो गया? वही संधि अवस्था से पहले की अवस्था, या वही संधि अवस्था का काल, या पूर्व किशोरावस्था का प्रारंभिक काल। यहां बाल्यावस्था से थोड़ा सा आगे का काल आ रहा है, किशोरावस्था की ओर आ रहा है, तो बदलाव आ रहा है। इसके लेकर बोलते हैं ये कि बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू। तो कौन बोलते हैं? हेडो कमेटी बोलती है दोस्तों। एक और डेफिनेशन है लास्ट गेसेल की, किशोर अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना और रेडियो सुनना पसंद करते हैं। कौन बोलते हैं भाई? गेसेल बोलते हैं। तो याद रखिए, अगर कोई किशोर गाने सुनते हुए पढ़ रहा है, टीवी देखते हुए पढ़ रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डांटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कौन सिफारिश करते हैं उसकी? गेसेल सिफारिश कर रहे हैं किशोर की। क्या सिफारिश कर रहे हैं? कि भाई पढ़ने के साथ इसको पसंद है टीवी देखना, पढ़ने के साथ इसको पसंद है गाने सुनना। आप कई बार किशोरों को देखते हैं कि वो ईयरफोन लगा के बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, दोनों काम साथ में करते हैं। लेकिन आप याद रखिए, पढ़ने के दौरान अगर आपकी आदत गाने सुनने की है, टीवी देखने की है, तो कहीं ना कहीं ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है दोस्तों। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो होती है ये कंसंट्रेशन मांगती है, एकाग्रता मांगती है। एकाग्रता होती है तब जाके सारी संवेदनाएं मस्तिष्क तक सही तरीके से पहुंचती हैं, और जब सारी संवेदनाएं मस्तिष्क को सही तरीके से पहुंचती हैं तो फिर प्रत्यक्षीकरण सही तरीके से होता है, और जब सही प्रत्यक्षीकरण होता है तो मस्तिष्क सही व्याख्याएं कर पाता है, और जब मस्तिष्क सही व्याख्याएं कर पाता है तो सही सही अर्थ प्रदान करता है चीजों को, और जब सही सही अर्थ प्रदान करता है तो हमने जो पढ़ा है वो सही तरीके से प्रॉपर मैनर में हमारे मस्तिष्क की स्मृति में जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में जहां सीखना होता है वहां कंसंट्रेशन, अवधान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक समय में अगर एक ही काम को किया जाए तो अवधान ज्यादा उस एक ही काम में लगता है। अगर एक समय में 2 काम किया जाए तो अवधान आपका बट रहा है 2 जगह, 3 काम किए जाएं तो और ज्यादा बट रहा है। और सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है अवधान की, अटेंशन की। इसलिए गेसेल ने कहा कि किशोर में ये प्रवृत्तियां हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इन प्रवृत्तियों के साथ हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। पढ़ने के समय केवल पढ़ना,
जब नहीं पढ़ना है तो आप गाने सुनो, टीवी देखो। लेकिन आपको लगता है कि पढ़ते पढ़ते बोर से होगे और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए तो आप गाने सुन लीजिए। उस दौरान आप क्या करो, रिवीजन वाला काम कर लो, लिखने वाला कोई काम कर लो, या कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो काम कर लो। लेकिन नवीन स्मृति जब कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं तो अटेंशन आवश्यक है। खैर जो भी है, ये मैंने आपके फायदे के लिए समझा दिया। बाकी गेसल क्या बोलते हैं साहब कि किशोर अध्ययन के समय टीवी देखना और रेडियो सुनना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कि किशोरावस्था जो है ये कई सारे व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से परिभाषित की गई है, या अलग अलग कथन किशोरावस्था के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने आज के सेशन में बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्व होने तक की अवस्थाएं, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इस परिपक्वता तक की 3 अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इनके उपनाम कौन कौन से हैं, इन सारी बातों को जाना, समझा। मैंने हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, कुछ ट्रिक्स भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की। कैसे भी हो, लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन था ये बड़ा रिच डिस्कशन है। यहाँ से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको बहुत ठीक से सारी बातों को समझना है, जानना है। और पुनः मैं वही कहूँगा जो हर क्लास में कहता हूँ, इन सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप व्यवहार में लेके देखिए, अपने साथ इनको अप्लाई करके देखिए। जब आप किशोरावस्था की बात कर रहे हैं तो सोच के देखो, जब मैं किशोर था तो क्या ये बदलाव मुझ में आ रहे थे, क्या मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। अगर ये सारी बातें आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो डेफिनेटली हर एक पॉइंट बड़ा आसान है, हर चीज चुटकियों में आपको याद होने वाली है फ्रेंड्स। और मजे की बात है भाई मेरे, मनोविज्ञान तो है ही व्यवहार का विज्ञान, ये तो दैनिक विज्ञान। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान चल रहा है भाई, सीख रहे हैं। आप कुछ और पढ़ रहे हैं, वहां भी मनोविज्ञान चल रहा है। उठने से लेकर सोने तक लगातार मनोविज्ञान चलता रहता है। तो इतना आसान, इतना अच्छा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़े, बिना सीखे आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिना पढ़े आप पढ़ रहे हैं, बिना सीखे आप सीख रहे हैं। फर्क इतना सा है कि चीजों को सही शब्दों के साथ, सही व्याख्याओं के साथ बस तारतम्य बनाना है, उनका एसोसिएशन बनाना है, नया कुछ भी नहीं सीखना। आज मैंने जितनी बातें बताई, नई कुछ भी नहीं है। हर एक बात, हर एक चीज, हर एक एग्जाम्पल, हर एक स्टेटमेंट आपकी खुद की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। आपने सबको जी लिया है, सबसे आप गुजर गए हैं। बस फर्क क्या है, उनको इन शब्दों के साथ एसोसिएट करना है। इतना कर लिया तो मनोविज्ञान क्लियर हो गया। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित होगा आसानी से उसको सोल्व कर लेंगे। इसी के साथ आज के हम सेशन को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।